नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार, प्रेजेंस बाय लोंडे ज्वेलर्स, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क एंड को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं प्रभाग क्रमांक 6 में। प्रभाग क्रमांक 6 में वैसे 4 नगर सेवक है, लेकिन हमारे साथ अभी मौजूद है 4 में से एक नगर सेवक जिनका नाम है जितेंद्र घोड़ेसवार जी। घोड़ेसवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हम लोग जो हमारे ये मताधिकार प्रोग्राम है, हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब पूरे नागपुर में जा रहे हैं और पूरे नागपुर में जा कर के जितने भी नगर सेवक हैं, जितने भी पार्षद हैं, जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, हम सबसे एक ही सवाल करते हैं कि 5 साल का कार्यकाल फरवरी में ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का, जो जनता ने आपको चुन करके दी थी। क्या आप लोग जो जो कार्य करना चाहते थे, आप लोगों ने वो सारे कार्यों को अंजाम दे दिया? सर्वप्रथम मैं न्यूज़ गैरेज टीवी चैनल को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। मिस्टर नवीन जी, आप मेरे प्रभाग 6 के अंतर्गत मताधिकार के माध्यम से विविध नगर सेवकों के एरिया की जनता की समस्या एवं उनके विकास कार्यों को जायज़ा लेने के लिए आप निश्चित रूप से आए हैं। जी। आप जिस जगह पे खड़े हो, इस जगह पे निश्चित रूप से ये नगरवासी लोग हैं और मैंने कार्य जब से 2017 के चुनाव में, सार्वजनिक चुनाव में 64,000 मतदाता, जी। 1 लाख का पॉपुलेशन, जी। इस प्रभाग के अंदर में बहुत बड़ा ऐसा प्रभाग है। बावजूद 2017 के चुनाव के बाद में मेरे पक्ष ने मुझे स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया जी। और उस पहले प्रथम वर्ष के अंदर में मैंने 3.5 से 4 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस प्रभाग के अंदर में लाया है। चाहे महेंद्र नगर हो, यादव नगर हो, पंचशील नगर हो, वैशाली नगर हो या टेका नई बस्ती हो, चारों तरफ प्रभाग के अंदर में जो 4 नगर सेवक का क्षेत्र है, विकसित दृष्टिकोण से मैंने चारों क्षेत्रों में काम किया है। चाहे दहन घाट से लेके तो रानी दुर्गावती चौक का जो सिग्नल का कार्य हो, जय भीम चौक में 1992 से प्रलंबित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीर्ण हुआ स्थापत्य कार्य, जहाँ की जगह की एनओसी हमें एनआईटी के माध्यम से प्राप्त नहीं हो रही थी, वो भी कार्य मैंने 35 लाख का वहाँ पे विकास कार्य किया है। जी। मेरे प्रभाग के अंदर में लगभग ये जो अभी गटर लाइन का काम यहाँ पे जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे जो गटर लाइन का और सीमेंट रोड का कार्य चालू है, ऐसे सिर्फ गटर लाइन का काम मैंने प्रभाग के अंदर में लगभग 2 करोड़ का कार्य किया है। 65 लाख का कार्य एकता कॉलोनी के अंदर में जो आउटलेट डालने का, कैंसर हॉस्पिटल के पीछे से जो नया यशोधरा पुलिस स्टेशन बना है, उस बड़े जो नॉर्थ कैनल नाला अभी जो नया मैंने सभागृह के अंदर में चमार नाले का नामकरण किया, वो नॉर्थ कैनल नाले को आउटलेट मिलाने का कार्य, एकता कॉलोनी का कार्य है, वो अभी 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। तो ऐसे प्रभाग के अंदर में मैंने गटर लाइन के काम तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपये के किया है। उसके साथ साथ सीमेंट रोड, दहन घाट की व्यवस्था, लाइब्रेरियों की व्यवस्था, जिम प्रभाग के अंदर में, और डामर रोड, सीमेंट रोड, लाइब्रेरियों की व्यवस्था। इतना ही नहीं है तो शौचालय, 35 लाख का शौचालय मेरा एकता कॉलोनी के अंदर में सैंक्शन है, वो भी आने वाले 8-10 दिन में शुरू होने वाला है। ऐसे विकास के सारे कार्य मैंने प्रभाग के अंदर में किया है और निश्चित रूप से और भी 3.5 करोड़ के मेरे काम प्रलंबित है, जो भी ऑटोमेटिक चौक से लेके तो ये जो हॉस्पिटल है, दही बाज़ार का पुलिया है, वहाँ तक के 2.5 करोड़ रुपए का मेरा डामर रोड का कार्य है। इतना ही नहीं तो ये नॉर्थ कैनल नाला मैंने जो किया है, उसको 50 लाख की मेरी फाइल जो है टेंडर प्रोसेस में कैफो के पास में है। निश्चित रूप से जैसा कैफो महानगर पालिका में अकाउंटेंट आता है, वो काम भी मेरा जारी हो जाएगा। ऐसे मेरे विकास का कार्य है। कई नगर सेवकों का कहना यह है कि जैसे ये 5 साल का आपका कार्यकाल था, तो 5 साल के कार्यकाल में से 2 साल लगभग कोविड ने ले लिया, जिसके कारण आप लोग विकास कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए। क्या आपका भी यही मानना है? निश्चित रूप से सर कि ये कोविड-19 का प्रकोप भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व के अंदर में आया है और पूरे देश को और दुनिया को ये कोविड-19 ने सबको हिला दिया है। आर्थिक परिस्थितियों से लेके, लोगों को खान-पान से लेके तो वैद्यकीय सेवा से लेके सारे लोग त्रसित है। ऐसे में महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जो आए दिन का खर्चा, वहाँ का जो पगार का खर्चा है, जो 100 करोड़ रुपये आए दिन का महीने का खर्चा है, वो सालाना 1200-1300 रुपये उसका खर्चा है, वो भी उसका महानगर पालिका का खर्चा नहीं निकल रहा था। लेकिन लोग, जो महानगर पालिका मुख्य स्रोत है टैक्स, और टैक्स और वाटर टैक्स के माध्यम से जनता वो भी पैसा आज तक नहीं भर पाई। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने, ठाकरे जी ने, जो पुणे, नासिक और मुंबई के अंदर में 500 स्क्वायर फुट जो निवासी लोग हैं, उन लोगों का टैक्स माफ़ किया है। हमारी भी ये मांग है नागपुर शहर में बहुजन समाज पार्टी की कि 600 स्क्वायर फुट तक के निवासी घरकुल को और नोटिफाइड स्लम एरिया को 600 स्क्वायर फुट तो टैक्स और पानी कर माफ़ करना चाहिए। पिछले OCW नागपुर शहर में 15 वर्षों से आई और 15 वर्षों में 11 बार पानी का कर हर साल 5% से बड़ा कर आज पानी का टैक्स, जबकि पानी ये जो लोगों की जो समस्या है और वो निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि ये निसर्ग निर्मित पानी है
और उसका व्यवस्थापन का खर्च उतना लेकर उन्होंने वो निःशुल्क पानी पुरवठा नागपुर शहर में करना चाहिए, लेकिन OCW जब से आई तब से लोगों के कंबर तोड़ने का काम किया है और मीटर की रीडिंग जिस तरीके से बढ़ती है उससे लोग काफ़ी त्रस्त है और काफ़ी पानी का बिल का भुगतान उनको करना पड़ता है। और ये 2 साल के अंदर में जो कोरोना कोविड-19 और 2020-21 और अभी 21-22 में लगभग कोरोना में पूरी जनता त्रस्त है। उसके बावजूद भी 2 साल का काम अगर हमारा छोड़ा जाए तो 3 साल का काम हमने विकास कार्य इस प्रभाग के अंदर में किया है। लगभग मेरा 14 से 15 करोड़ का विकास कार्य में इस प्रभाग के अंदर में लाकर जनता को विकास देने का, हर लास्ट में नागरिक को विकास कार्य से उसे लाभान्वित करने का मैंने कार्य किया है। सर, ये तो बात हो गई विकास कार्यों की। नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे देश में आम नागरिकों ने, आम जनता ने जो स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में तकलीफ़ें झेली है, उस बारे में आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? सरकार का नियोजन जो स्वास्थ्य भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आरोग्य, शिक्षण एवं रोजगार ये प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, मगर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इन्होंने आरोग्य के तरफ पिछले 5 वर्षों से, या केंद्र के अंदर में जो मोदी सरकार है उन्होंने आरोग्य सेवा के दृष्टिकोण से किसी भी तरीके से प्रयास नहीं किया। उतना ही नहीं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से नहीं किया। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात उन्होंने अपने जाहिरनामा में की थी, मगर एक को भी रोजगार पिछले 5, 6, 7 साल में नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी ये 3 दलीय सरकार की खिचड़ी सरकार बनी है और 3 लोगों के अंदर में समन्वय न होने के कारण महाराष्ट्र में शिक्षा नीति हो, आरोग्य नीति हो, और इसलिए ऑक्सीजन से लोग महाराष्ट्र के अंदर में बहुत सारे तड़पते हुए, मरते हुए हमने देखा है। नागपुर के अंदर में भी ये कोविड के पीरियड में लगभग रोज़ाना 7,000 पेशेंट निकलते थे, मगर उनके लिए व्यवस्थापन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। एक भी ऐसा हॉस्पिटल नागपुर के अंदर में नहीं खोला गया और ये दुर्भाग्यवश है कि इस सरकार के पास में, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या महानगर पालिका की ये बीजेपी सरकार हो, इनके पास में आरोग्य, शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में कोई नियोजन न होने के कारण ये सरकार फेल्यूर ठहर चुकी है। और बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि, जो लोग समाजोभिमुख थे, उन लोगों को, जो नागरिक त्रसित थे, अनाज के प्रति त्रसित थे, वैद्यकीय सेवा से ग्रसित थे, ऐसे नागरिक जब हमारे दरवाजे पर आए, हमने यथाशक्ति हाथ पे लाकर, हाथ पे खाने वाले लोग इस जनता मेरे प्रभाग के अंदर में स्लम विकसित और उतना ही नहीं तो जो अल्पभूधारक लोग बड़े संख्या में रहते हैं, ऐसे अवस्था में हमारे दरवाजे पर या हम लोगों से जिन लोगों ने गुहार की, उन लोगों को निश्चित रूप से हमने सहायता प्रदान करने की कोशिश किया। ये 2 साल का पीरियड हमारे लिए बहुत ही त्रासदायक रहा है और फिर भी हमने जनता के साथ में जुड़े रहकर जनता को आधार देने की कोशिश की, उनको सांत्वना देने की कोशिश की कि घर कोविड का नियम का पालन करते हुए आप घरों में रहो, स्वस्थ रहो। इस तरीके से रोज़ाना घूम पर हम अपील करते रहे। जैसे कि आप बहुजन समाज पार्टी BSP से नगर सेवक है प्रभाग क्रमांक 6 में, और महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, और उत्तर नागपुर के जो विधायक हैं वो हैं नितिन राउत जी, जो कि कांग्रेस से आते हैं। ऐसे टाइम पर क्या आपको फ़ंड के लिए तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? क्या प्रॉपर फ़ंड जितना एक नगर सेवक को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के वो फ़ंड मिलता है आपको? नवीन जी, देखा जाए तो उत्तर नागपुर के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के 10 नगर सेवक हैं। आशीष नगर जोन में हमारा सभापति है। उत्तर नागपुर में कांग्रेस का विधायक है और वो राज्य का पालक मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है। उन्होंने 100 यूनिट तक के बिजली माफ़ करने का वादा किया था, मगर उन्होंने वो पूरा नहीं किया। उतना ही नहीं तो आज तक उतना ही नहीं, मैं तो आपको बीच में थोड़ा काटना चाहूँगा इसमें। जो 100 यूनिट माफ़ करने कहा था वो तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन कोविड टाइम पर जो लोग बिल नहीं भर पा रहे थे, 4,000 बिल, 5,000 बिल, जिसका भी होगा, उनके घरों में जाकर के बिजली कर्मी लोगों ने बिजलियाँ काट दी जा करके। ऐसे टाइम पे वो लोगों ने जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? दुर्भाग्यपूर्ण है कि पालक मंत्री उत्तर नागपुर के रहते हुए यहाँ के नागरिकों को जो सुविधा प्रदान उन्होंने करना चाहिए था वो निश्चित रूप से नहीं किया है। बिजली के बिल जो काटे जा रहे हैं, लोगों को त्रासदा में भी उनको परेशानी किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से डंडा डाला जा रहा है कि अगर आप बिजली बिल नहीं भरते हो तो हम आपकी बिजली काट दिए जाएंगी। ऐसा अनुशासनात्मक डंडा उन लोग नागरिकों के ऊपर डाला है। और विकास की बात है तो उत्तर नागपुर में हम जो बसपा के नगर सेवक मात्र महानगर पालिका के विकास फंड के ऊपर निर्भर रहते हैं। यहाँ के पालक मंत्री ने, विधायक ने एक भी फाइल हम नगर सेवकों को नहीं दिया है। हमने बार बार गुहार दिया। मैंने लगभग 12 रोड और कुछ गटर लाइन की भी फाइलें उनके तरफ दिया है, बंदे नवाज नगर से लेके तो पंचशील नगर तक। तो ये सारे रोड दिया है, एक भी रोड उन्होंने नहीं लिया और उनका विकास कार्य मात्र डामर रोड की तरफ है। और जनता को आज की स्थिति में जो पूरे शहर के अंदर में सीमेंट रोड चाहिए,
तो पंचशील नगर हो या हमारे प्रभाग की जनता वो भी विकास के दृष्टिकोण से सीमेंट रोड चाहते हैं, मगर वो जो डामर रोड है उसी के ऊपर एक लेहर लेपर लगाने का काम कर रहे हैं। आधा अधूरा अभी जो 33 लाख का रोड उन्होंने सैंक्शन किया था ऑटोमेटिक अपना चार खंबा चौक से लेकर रानी दुर्गा चौक तक आधा अधूरा बना हुआ है। ऐसे उनके विकास कार्य बहुत सारे जगह पे उन्होंने वो लेपन लगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से विकास के प्रति मास्टर प्लान के तहत उनका उत्तर नागपुर में विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं है। जैसे कि आपके कार्यकाल के 5 साल पूरे अभी फरवरी में हो जाएंगे, कई कार्य ऐसे होते हैं जो कि हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कई कार्य ऐसे रह जाते हैं कि भैया 5 साल मुझे कम पड़ गया, मेरा ये ड्रीम था कि मेरे को ये कार्य इस बार मेरे कार्यकाल में करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाया। वो कौन से कार्य हैं जिसे आपने इस कार्यकाल में अंजाम नहीं दे पाए? पंचशील नगर में सदियों से ये बहुत पुरानी स्कूल है, पंचशील हाई स्कूल। इसका आप लोगों के सामने है। नागपुर शहर में 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का जो निर्णय लिया गया उसमें ये पंचशील नगर की स्कूल है। हमने बार बार निवेदन देके इस पंचशील नगर को इंग्लिश मीडियम स्कूल किया, क्योंकि यहाँ की पठन संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। एक ज़माना था कि इस पंचशील नगर से लोग IAS, IPS और कलेक्टर और बहुत सारे विभागों के इंजीनियर, डॉक्टर बने हैं, मगर आज ये खंडर की अवस्था में है, क्योंकि सामने एक देशी दारू की दुकान है और देशी दारू की दुकान होने की वजह से यहाँ पे सारे जो लोग लघु शंका के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो आरोग्य का प्रकोप जो यहाँ से शुरू होता है। मगर इस वर्ष के अंदर में आयुक्त ने ये जो 5 स्कूल लिया है, इसमें पंचशील नगर के स्कूल हमारे प्रभाग के अंदर में लिया है। इसके लिए हमने 1 करोड़ रुपए का सुस्थिति दुरुस्ती के लिए प्रस्ताव को रखा है। वो प्रस्ताव टेंडर प्रोसेस में है। निश्चित रूप में यहाँ से ये कार्य हमने विलंब से हो रहा है, इसके लिए भी हमें खेद है। दूसरी ये बात है कि हम इस प्रभाग के अंदर में एक नई लाइब्रेरी का ई-लाइब्रेरी का गठन करना चाहते थे। उसके लिए मैंने 1 करोड़ 15 लाख का प्रस्ताव बनाया था। प्रथम वर्ष 50 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन स्थानीय नागरिकों ने यह कहा था कि एक साथ पूरा फंड आएगा तो काम शुरू कीजिए, तो हमने उसको स्थगित रखा। वो डॉक्टर नितिन राउत के माध्यम से वहाँ का विकास कार्य हो रहा है। मेरे प्रभाग के अंदर में अल्पभूधारक और जो लोग रहते हैं, स्लम एरिया रहते हैं, मैंने शासन स्तर पर एक समाज भवन, बड़ा समाज भवन बनाने की जो कल्पना, जाके शादी ब्याह, साक्ष्यगंध या जो भी मृतक परिवार के लोग जो है वहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं। इस तरीके से श्रद्धांजलि के कार्यक्रम करते के पॉलिटिकल कार्यक्रम कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा एक सपना है कि इस नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के, मंगल कार्यालय की फीस जो होती है, शादी अगर करते हैं तो उसे 30-30, 40-40 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये भरना पड़ता है। इसलिए मेरे गरीब नागरिकों को उस मंगल कार्यालय सुविधाजनक हो, ऐसा बड़ा मंगल कार्यालय बनाने का मेरा एक सपना है। और निश्चित रूप से अगर मुझे यहाँ की जनता फिर से मौका देती है तो निश्चित रूप से वो सपना मैं पूरा करूँगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय नागरिक मौजूद हैं। हम उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो 5 साल में विकास कार्य हुए हैं, क्या आप उन विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, संपन्न हैं? आपका नाम? सुरेंद्र। यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं, आप उन विकास कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा विकास कार्य बना है यहाँ पे, और घुड़मारी जी जब भी हम लोग जाते हैं उनकी तरफ तो सेवा देते हैं वो लोग जी। और क्या क्या कार्य आपके हिसाब से आपके एरिया में होना चाहिए जो अभी तक के नहीं हो पाए हैं? नहीं, सारी चीज़ बराबर है। एक रोड का समस्या है बस, जी, बाकी सब वो भी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ टाइम में वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम? देवांजी सुखदेवी जी। आपका क्या कहना है विकास कार्यों के बारे में और स्थानीय समस्याओं के बारे में? विकास कार्य तो अभी बीएसपी के जो नगर सेवक होते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसा यादव नगर में जयभीम चौक का जो सौंदर्यीकरण का काम किया है, कुछ एकता कॉलोनी में उधर उन्होंने गटर लाइन का काम किया है, पंचशील नगर में अच्छा खासा रोड के काम किया है, तो हम तो संतुष्ट हैं उनके काम से। तो जैसे कि आपने देखा और सुना कि हम यहाँ पर आज आए हुए थे प्रभाग क्रमांक 6 में, और प्रभाग क्रमांक 6 के नगर सेवक हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक और स्थानीय नागरिक हमारे साथ सामने दिख रहे हैं। सर, आपका नाम? अनिल मेंढे। अनिल जी, आपका क्या कहना है विकास कार्यों के बारे में? क्या क्या विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं और क्या आप संतुष्ट हैं विकास कार्यों जिस तरह से मैं अभी इतने सालों से यहाँ पे काम देख रहा हूँ, एक सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने भीम चौक का काम किया है, वो एकदम लाजवाब काम किया है। उनको मद्देनजर रखकर देखते हुए, अगर पंचशील नगर का देखते हुए, उन्होंने काफ़ी अच्छा, ये मैंने 2 साल के अंदर काम में तेज़ी आई है। रोड का काम होते जा रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जो काम इतने सालों से लखड़ता जा रहा था, उसी को उन्होंने उजागर करते हुए आगे बढ़ के रोज़ सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग देता हूँ, 9 बजे उनकी एक विजिट होती है और वो 100% अपने आंखों से देखते हैं। उसके बाद वो काम के लिए लगते हैं और मैं देख रहा हूँ और जनता भी देख रही है, और उसको 100% निश्चित इस चुनाव में उनको आगे रिजल्ट दिखेगा। तो हमने स्थानीय नागरिकों से भी बात की और घोड़ेसवार जी से भी बात की। काफ़ी सारे विकास कार्यों पर यहाँ पर हमने चर्चा की। काफ़ी सारे विकास कार्य हो चुके हैं, लेकिन कुछ कार्य विकास के रह गए थे, और उम्मीद है कि इस बार अगर इन्हें मौका मिलता है, जनता फिर से चुन करके देती है, तो इस बार वो
बचे हुए विकास कार्यों को ज़रूर अंजाम देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।